today what we are going to discuss. The first thing is we are going to understand about the franchising, which I guess हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, तो उसको कवर करना है. सेकेंड थिंग वी आर गोइंग, आज जो सक्सेस स्टोरी है दैट इज अबाउट बोट. बोट कंपनी का नाम सुना है सबने? यस मैम. यस एवरीवन. चलिए, so let's start with that point. Okay. चलिए, so basically what is franchise, who are franchisee, what is franchising, who are franchisor. So these four terms are basically there in this chapter, that is franchises as entry strategy. So हमने entry strategy में समझा था कि देखो यहाँ तीन तरीके से आप बिजनेस में एंटर कर सकते हैं. जो पहला तरीका है दैट इज बाय स्क्रैच. ठीक है, तो बाय स्क्रैच का मतलब क्या हुआ? स्क्रैच का मतलब हुआ कि आपका जो भी बिजनेस है वो आपकी इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू आपने शुरू किया है. ठीक है, सो लोग लाइक यू आर नॉट बेसिकली यूजिंग एनी अदर काइंड ऑफ, जो ऑलरेडी मार्केट में इस तरीके का बिजनेस चल रहा है वो कम होता है. ऐसे केस में आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, या अगर मार्केट में कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो आप उसको पूरा इंटीमेट नहीं करते हो. आप क्या करते हैं कि आप उसको, मतलब इमिटेशन इज वेरी लो इन दैट सिचुएशन, बट इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ हमें थोड़ी सी उनसे कुछ आइडियाज लेना है तो आप ले लेते हैं उस आइडिया, बट आप अपनी तरफ से भी उसमें इंप्रूवमेंट और क्रिएटिविटी को यूज करते हैं. तो दैट इज बाय स्क्रैच, where we are basically doing the research work, where we are doing all the work for become an entrepreneur, right? So that is by scratch, where you are starting the business with a totally new concept, with new innovation and the creativity, right? That is by scratch. Now the second thing is like if you want to take less risk, ठीक है, जब आपको less risk चाहिए, क्योंकि स्क्रैच जो बाय, अगर आप कोई भी बिजनेस स्क्रैच से शुरू करते हो, if you are starting any business like that, so in that situation what will be happen कि आपका जो रिसर्च में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो वो कहीं ना कहीं आपके पूरे बिजनेस को फेल कर देगा. सही बात है, लेकिन इनोवेशन की वजह से आप बिजनेस में सक्सेसफुल भी हो सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि 100% फेलियर इज देयर, नो, but there is a high risk when you are starting the business with your new innovation and with your creativity, because you don't know what is the acceptability rate of that product in the market. यानी आपके प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, कौन कस्टमर्स हैं और वो क्यों खरीदेगा, एक्सेप्टेंस के चांसेस कम हो जाते हैं कई बार. ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को या तो आपसे बेहतर प्रोडक्ट कोई और कंपनी बनाकर दे रही है, तो ऐसे केस में ये सिचुएशन अराइज होता है. लेकिन when you are purchasing a business, existing business, which I already told you, कि जब आप कोई existing business खरीद रहे हैं, अब existing business दो तरीके का हो सकता है, running business और closed business. ठीक है, running business का मतलब है कि जो business already run कर रहा है, यानी चल रहा है, और आपने उस business को खरीद लिया, because जो सेलर है उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैंने बताया, बैंक डेट प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा कर्जा उसके सर पे है, या तो उस पर्सन की डेथ हो गई होगी जो पर्सन का बिजनेस है, या थर्ड रीजन कैन बी बिकॉज ही इज बेसिकली सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज, जो बहुत लंबी बीमारी से वो गुजर रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल टू रन दैट बिजनेस, तो वो पर्सन बिजनेस को सेल करना चाहता है, तो कोई भी रीजन से सेल कर रहा है बिजनेस और वो रनिंग फेज में है, यानी कि वो चल रहा है बिजनेस. तो ऐसे केस में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि फोर्थ डे से ही यू आर एबल टू अर्न द प्रॉफिट. आपको उसी दिन से वो प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा फर्स्ट डे से, क्योंकि बिजनेस एक भी दिन के लिए क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, उसका कोई काम रुका नहीं है. ठीक है, थर्ड आपका इसी में एक सिचुएशन होता है जब आपका कोई बिजनेस क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है. जैसे मैंने बताया था कि आपकी 1900 के बाद बहुत सारे आपके जो मिल्स थे, जैसे शुगर मिल, आपके टेक्सटाइल मिल क्लोज हो गए, बंद हो गए. तो अगर कुछ ऐसा है कि कोई बिजनेस पहले था वहां पर उस एरिया में एग्जिस्ट करता था बट वो बिल्कुल बंद हो गया है, तो वो एग्जिस्ट बिजनेस में कम आकर के वो स्क्रैच वाला बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से वो एरिया को परचेज कर रहे हो. तो एग्जिस्टिंग बिजनेस इज समथिंग विच इज इन द रनिंग फेज. नेक्स्ट होता है, यहाँ पर आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ना ही आप कोई एफर्ट नहीं करना, यू डोंट नीड टू डू एनी लेग वर्क. ठीक है, और वो जो दिमाग में आता है ना कि भाई इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, इसका फिर कंज्यूमर बनाएंगे, फिर सप्लायर कहाँ से लाएंगे, ये जितने भी क्वेश्चन जो होते
होता है ना, जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस की जगह पे आप बिल्कुल नया बिजनेस इनोवेशन से लेकर आ रहे हो, तो सब जगह पे यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। बट इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस डोंट नीड टू डू इट। बस आपको देखना है कि भाई वो बिजनेस चल कैसा रहा है। अगर वो सही सही चल रहा है, इट इज रनिंग वेल, इट इज डूइंग वेल, so in short you are able to purchase that business. So risk is very low in that situation. Now there is a third thing, that is a entry by using this concept of franchising. And what is that? Franchising जो मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में भी कि franchise होता है, that is a kind of, that is a license, that is a agreement between the two parties, जहां पर एक franchisor जो है, जो मैंने आपको बताया था, फ्रेंचाइजर जो है वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस का फ्रेंचाइज यानी लाइसेंस जो है फ्रेंचाइजी को दे रहा है, यानी कि जो पर्सन फ्रेंचाइज खरीदने के लिए रेडी है, विलिंग कर रहा है, खरीदना है उसको, ठीक है। सो फ्रेंचाइज इज बेसिकली अ लाइसेंस, फ्रेंचाइजर इज अ कंपनी हुज लाइसेंस इज रेडी टू सेल टू द पार्टी, एंड फ्रेंचाइजी इज दैट पार्टी हुज रेडी टू टेक द फ्रेंचाइज ऑफ द कंपनी। सो आई गेस दिस थ्री टर्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फ्रेंचाइज, franchisee and franchisor. Clear है सबको? Yes, ma'am. Who Yes, is going ma'am. to tell me about it? कौन बताएगा मुझे? Raise your hand. फ्रेंचाइज क्या है, फ्रेंचाइजर कौन है और फ्रेंचाइजी कौन, बताइए। मैम एक बार ब्रीफ दे देंगे प्लीज। मैं बाद में बता दूंगी, लास्ट में जब कवर अप पूरा रैप अप करूंगी क्लास को। चलिए बताइए, कौन बच्चा बताएगा मुझे? मुस्कान, चलो बताओ बेटा। मैम फ्रेंचाइजी का मतलब होगी कोई कंपनी पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसका आउटलेट मेरे लोकेशन में नहीं है या है भी, तो हम उसका बिजनेस पार्ट से फिर फ्रेंचाइजी खरीदेंगे, एक पार्ट खरीदेंगे और उसके बिजनेस खरीदेंगे या फ्रेंचाइज खरीदेंगे? हम फ्रेंचाइज खरीदेंगे। हाँ, और फ्रेंचाइजी कौन होता है? मैम फ्रेंचाइजी वो होता है जो परचेज कर रहा है, और फ्रेंचाइजर वो है जो ओनर है कंपनी का, जो कंपनी का फ्रेंचाइज सेल कर रहा है, राइट। जैसे डोमिनोज हो गया, केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, पैंटालून्स हो गया, बाटा, ये सब फ्रेंचाइज पे काम करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा है, व्हाट आर द बेनिफिट इफ any company is giving a franchise? So first of all I just want to tell you all कि फ्रेंचाइज सेल करने के लिए आपका मार्केट में गुडविल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मार्केट में? गुडविल। गुडविल का मतलब होता है एक इमेज। क्या होता है? इमेज होता है, ब्रांड वैल्यू होता है आपका, मार्केट में एक वैल्यू है, लोग जानते हैं उस ब्रांड को। अब कोई एबीसीडी कंपनी आया, अब उसने बोला मुझे फ्रेंचाइज सेल करना, नो वन इज विलिंग टू परचेज इट, क्योंकि वो कंपनी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है, उस कंपनी का ब्रांड नहीं है, कंपनी की वैल्यू नहीं है, तो कौन खरीदेगा उसका फ्रेंचाइज? कोई नहीं खरीदेगा उसका लाइसेंस, है ना। तो फ्रेंचाइज और लाइसेंस कैन बी परचेज ओनली व्हेन द कंपनी जिसका फ्रेंचाइज अवेलेबल है वो कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड है, ब्रांड है, एक प्रॉपर नोन ब्रांड है, ठीक है। नोन यानी लोग जानते हैं, ब्रांड वैल्यू हाई है क्योंकि लोग उस ब्रांड के प्रोडक्ट को या सर्विस यूज कर रहे हैं, हाई कस्टमर रेंज है। तो ऐसे केस में आपका फ्रेंचाइज जो है बहुत एक तो एक्सपेंसिव सेल भी होगा एंड लोग उसको खरीदने के लिए लोगों के अंदर विलिंगनेस होगा, यानी खुद से लोग खरीदना चाहेंगे। अब फ्रेंचाइजर के लिए क्या फायदा है? अगर वो आपका फ्रेंचाइज जो है वो बेचते हैं, सेल करते हैं, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द फ्रेंचाइजर एंड व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द फ्रेंचाइजी? तो जो फ्रेंचाइजर आपके होते हैं उनका सबसे पहला बेनिफिट है एक्सपांशन। यहां पर उनका जीरो कॉस्ट पे उनका एक्सपेंशन हो रहा है, सही बात है या नहीं? एक्सपैंड कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ हूं, ठीक है, इफ आई एम हियर इन बोरिंग रोड, सो इफ आई गो टू द डोमिनोज ऑफ बोरिंग रोड, ठीक है, अब मुझे उसका कौन ओनर है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट आई जस्ट थिंक दैट यस दैट इज अ डोमिनोज, राइट। इफ आई गो टू द जगदेव फॉर डोमिनोज, आई विल फील सेम। If I go to the last one, that is of Gola Road, I will feel same that I am in Domino's. Who is the owner? I don't care about it. What matters, that is pizza. True? सही बात है। So Yes, यहाँ आपका एक्सपेंशन हो रहा है, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है और कंपनी को इसके लिए एक तरीके से अपने आप उनको पैसे लगाने की जरूरत पड़ी नहीं रही एक्सपेंशन के लिए। यहाँ तो और पैसे आ रहे हैं बिकॉज लाइसेंस मिल रहा है लोगों को, तो उनके पास प्रॉफिट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, उनका एक्सपेंशन हो रहा है, उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट फॉर द, किसके लिए बेनिफिट हुआ? ये फ्रेंचाइजर के लिए। किसके लिए बेनिफिट हुआ?
फ्रेंचाइजर मैम। फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर, ओके। कैमरा ऑन करके बैठो एवरीवन। सारे बच्चे सुन रहे हैं, 2 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द अदर्स? व्हाट अबाउट द अदर्स? सुन रहे हो सारे बच्चे? यस Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलिए। तो यहाँ पर सेम वही चीज हुआ। अब सेकेंड है फ्रेंचाइजी। भाई फ्रेंचाइजी क्यों, इसको क्या बेनिफिट है? फ्रेंचाइज से क्यों अपनी कोई भी बिजनेस वो क्यों शुरू करे फ्रेंचाइज से? तो सबसे पहला जो उसका बेनिफिट है दैट इज लो रिस्क। लो रिस्क, easy to आई एम establish. गिविंग द, हाँ बिल्कुल, आई एम जस्ट गिविंग अ गारंटी फॉर दिस कि डोमिनोज का भी एक और ब्रांच कहीं भी ओपन होगा ना तो वो भी चलेगा। सही बात है ना? सही बात है। क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? बिकॉज ऑफ द ब्रांड। तो आपका रिस्क जो है ना नए बिजनेस के कंपैरिजन में आपका फ्रेंचाइज में रिस्क बहुत लो हो जाता है। सेम वही सिचुएशन है, द रिस्क विल बी मिनिमाइज बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू एंड आपका अल्टीमेट सेल होना ही होना है। प्रोडक्ट में आपका सेल कम नहीं होगा। क्वांटिटी कैन बी रिड्यूस इन सम ऑफ द सिचुएशन, दैट वाज द पैंडेमिक सिचुएशन, उसमें वो चीजें हुई, वो पूरे बिजनेस को इफेक्ट किया उसने, ठीक है ना? लगभग कुछ बिजनेसेस को छोड़ के, जैसे फार्मास्यूटिकल और आपके ग्रोसरी वाले आइटम्स को छोड़ करके लगभग हर एक सेक्टर पे इसका इफेक्ट पड़ा। तो वो एक अलग सिचुएशन है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली देखिएगा तो आपका नाम जो है ना, आपका ब्रांड का नाम है ना, वो आपके ओनरशिप को डिफाइन कर, आप ओनरशिप आपके ब्रांड को डिफाइन नहीं करेगा इस सेंस में। भाई अगर मैंने ले लिया मैगडी का, अगर मैंने ले लिया आपका वो फ्रेंचाइजी, तो ऐसे केस फ्रेंचाइज, सॉरी, अगर मैंने फ्रेंचाइज ले लिया तो एज अ फ्रेंचाइजी मेरा नाम कोई नहीं पूछने वाला है कि मैगडी का कौन यहाँ का ओनर है। बहुत ही रेयर केस में जब कोई डिस्प्यूट और कंफ्लिक्ट होगा तब एक अलग केस सिचुएशन है, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू आस्क, बट व्हाट मैटर्स दैट इज मैगडी। So in short, it is going to minimize the risk for the franchisee. Franchisee के लिए ये रिस्क बहुत कम हो जाएगा। Second thing, बना बनाया ब्रांड वैल्यू मिल रहा है। कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रमोशन करने का काम ना फ्रेंचाइज बिजनेस में प्रमोशन करने का काम होता है कंपनी का। यानी कि इफ देयर इज अ डोमिनोज कंपनी, इट इज गोइंग टू डू द प्रमोशन वर्क, दैट कंपनी इज गोइंग टू डू द प्रमोशन वर्क। यू डोंट नीड टू promote that brand। प्रमोशन करने की, एडवर्टीजमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो प्रमोशन कॉस्ट आपका यहाँ पर लगभग जीरो है। अभी मैं 100% जीरो नहीं कहूंगी, लेकिन लगभग जीरो है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? समझ में आया? तो प्रमोशनल कॉस्ट नहीं है। गुडविल, आपको स्टेबल गुडविल ब्रांड इमेज मिल रहा है। प्रमोशनल कॉस्ट बहुत कम है, या मतलब लगभग बहुत ही जीरो ही के अराउंड मानिए। रिस्क नहीं है। अब एक और बेनिफिट है, यू विल गेट द ट्रेनिंग एज वेल। आपके एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग की भी जिम्मेदारी कौन उठाता है? आपकी कंपनी। अच्छा, तुम लोग ने तो पिज्जा खाया होगा ऑब्वियसली। तुम अभी यूथ जो है आजकल, दे लव पिज्जा एंड स्नैक्स एंड जंक फूड, सो आई नो अबाउट इट, ठीक है? तो आप लोगों ने कभी ये चीज देखा है कि either you will go to the Jagdev Path or either you will go to the Boring Road, you will get the same taste of pizza in both stores. True? यस मैम। Yes, ma'am. टेस्ट में कोई फर्क तो नजर नहीं आता है, खाने में कोई भी अलग अंतर नहीं पता चलता है, because the franchise companies are believe on the standardization. अब now what is standardization? जैसे मैगी का पैकेट अगर हम दिल्ली में खरीदे या पटना में खरीदे या कोलकाता में खरीदे, दैट इज नॉट गोइंग टू, द प्राइस इज नॉट इवन गोइंग टू चेंज, राइट? तो पैकेट सेम होगा, कॉस्ट सेम होगा, क्वालिटी सेम होगा, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, विच इज नॉट गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एरिया, दैट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। The quantity, color, design, taste, nothing will be changed according to the change in the areas and locality. Clear हो गई बात? तो that is standard. तो जो भी फ्रेंचाइज है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया हुआ, जैसे डोमिनोज का जो फ्रेंचाइज है ना बच्चे, वो मैन्युफैक्चरिंग पे है, क्योंकि वो पिज्जा बनाते हैं और तब सर्व करते हैं। पिज्जा बना बनाया नहीं आता है, दैट इज बेसिकली मेड विदिन द रिटेल आउटलेट एंड आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू सेल इट टू द कंज्यूमर्स। तो गरम गरम वही सर्व होता है, एक तरीके से आपको तुरंत बनता है फिर सर्व होता है। तो ऐसे केस में अगर जैसे मेरी मम्मी पिज्जा बनाती है तो उसका टेस्ट डोमिनोज वाले पिज्जा में नहीं है, सेम नहीं आता है क्या?
नहीं आता है ना? तो अब ये भी मैं बता देती हूँ आपको कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर मेरी मदर पिज्जा बना रही है आज, तो जो मुझे अभी टेस्ट आ रहा है, कल 2-3 दिन बाद अगर वो बनाएंगी तो क्या पता उसमें भी चेंज हो जाए टेस्ट, उसमें भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पर्सन जो ह्यूमन होता है उसका जो वे होता है बनाने का, दैट कैन बी चेंज, राइट? बट व्हाट रिक्वायर्ड दैट इज अ practice and tactics, both things. Practice and tactics is going to work in this. So that's why the company is providing the training facility to the employees, ताकि वो सेम जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, उसको मेंटेन कर पाए पिज्जा का, राइट? तो फ्रेंचाइज में देयर इज वन मोर थिंग कि आपको जो ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी आपके एम्प्लॉइज को, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो आपका ट्रेनिंग के ऊपर कोई कॉस्ट इनकर नहीं होगा, मतलब अभी फिलहाल तो कॉस्ट कोई भी इनकर नहीं होगा। क्लियर हुई बात? समझ में आया सबको? ठीक है, तो क्या क्या फायदा आपको नजर आया, ये समझ आया कि फ्रेंचाइजर के लिए और फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या बने, क्या क्या एडवांटेजेस है? क्लियर है सबको? एवरीवन? ओके। So who is going to tell me what are the various advantages of the franchising system to the franchisor? Raise your hand. Franchisor के लिए कौन बताएगा मुझे? Yes, Muskan. Turn on your camera. मैम फ्रेंचाइजर को उसका बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, अलग अलग Very good. Expansion and growth. हाँ. उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर जो फ्रेंचाइजी उसको परचेज कर रहे तो वो तो अलग से अमाउंट देगा ही उसको, और उसका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, क्योंकि हर लोकेशन में वो अकेले तो पहुंच नहीं सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन इज इट इज गोइंग टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द ब्रांड, ब्रांड वैल्यू भी तो इंक्रीज होगा ना, कस्टमर बेस तभी तो इंक्रीज हो रहा है। यस दिव्या, चलिए बताइए दिव्या। फ्रेंचाइजी के लिए बेनिफिट ये होगा कि एस्टैब्लिश किया हुआ ब्रांड का जो गुडविल है उसका बेनिफिट होगा, उसको अपना ब्रांड बनाना नहीं पड़ेगा। ये फ्रेंचाइजी के लिए बता रहे हो आप? नो, यस मैम। अच्छा ठीक है, और उनको हैंडल करने में ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे, मतलब फुटफॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बना बनाया उनको ब्रांड वैल्यू मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट होगा। वेरी गुड, अच्छा ग्रोथ करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड दिव्या। दिव्या पढ़ने लगी है ना दिव्या? चलिए, तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, तुम्हें तो कहना चाहिए यस मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू मैम। ओके, तो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का बेनिफिट तो क्लियर हो गया सबको, है ना? डन। चलिए, अब हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, and that is about the disadvantages. अब भाई नुकसान भी तो है, coin have two face, right? Head and tail. तो every have two situation, pros and cons होता है हर चीज का, नुकसान भी और फायदा भी, सही बात है? तो ये सब तो बेनिफिट थे, अब नुकसान क्या है? तो फ्रेंचाइजर के लिए क्या लगता है, what can be the loss? Anyone? फ्रेंचाइजर के लिए क्या लॉस हो सकता है? मैम जो वेल एस्टेब्लिश्ड उसका गुडविल है, तो अगर कोई फ्रेंचाइजी ले लिया उसका और अच्छे से उस प्रोडक्ट को नहीं मैन्युफैक्चर कर पाया, उसको कस्टमर को नहीं दे पाया, तो उसका गुडविल डाउन हो जाएगा। वेरी गुड, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, और मैम उसका जो भी सीक्रेट स्टैंडर्डाइजेशन कम हो जाएगा। और सेकंड कौन बच्चा बोल रहा था? वेरी गुड मुस्कान। मैम उसका जो रेसिपीज होता है वो सीक्रेट रखने का भी होता है उसमें। नहीं, ऐसा तो अगर आप फ्रेंचाइज दे रहे हो तो आप लाइसेंस दे रहे हो, वो सीक्रेट, वो जो स्टोर है, जैसे मैंने जो किसी फ्रेंचाइज लिया है तो मैं ऐसा थोड़ी तो हर जगह सीक्रेट बांटती चलूंगी। नो, द फ्रेंचाइज जो है वो लाइसेंस मुझे मिल रहा है, तभी तो मैं उसको यूज कर पा रही हूँ, तभी उस ब्रांड नेम को यूज कर पा रही हूँ, है ना? सो बिल्कुल यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द गुडविल if the franchisee is not able to maintain the standard of the quality of the product or standard of the retail outlet.
so there is a high chances of the deterioration of goodwill. तो जैसे मान लो कि मैं किसी स्टोर में गई, that is only the example. तो मैं एक डोमिनोज का नाम ले रही हूँ, डोमिनोज के बारे में मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट द एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, बिकॉज ये एक ऐसा स्टोर है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, है ना। तो जैसे मैं डोमिनोज में गई और मुझे वहां पर, मैं वहां बैठी हूँ आराम से, मैं अंदर गई, वहां पर मैं बैठी, फिर व्हाट आई सॉ कि टेबल पे देयर इज अ पैकेट्स ऑफ पिज्जा दैट इज स्टिल देयर, वहीं पर है, किसी ने उसको हटाया नहीं, उठाया नहीं, ठीक है। एंड मैंने फिर जब पिज्जा ऑर्डर किया एंड आई एम आस्किंग अ पर्सन कि इसको यहाँ रिमूव कीजिए, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आई वाज देयर, मेरा ऑर्डर आ गया एंड आई एम स्टिल विद दोस packets which was left over of the pizza that was still there. So after speaking about, or after saying about 5 or 6 or 7 times, after that they are going to remove it. So in that situation I am not going to speak like this कि when I went to that place, जब मैं वहां गई थी तब ऐसा मेरे साथ उस पिज्जा मतलब उस डोमिनोज के उस वाले ब्रांच में ऐसा हुआ। I am not going to explain about it to anyone. What I am going to say that डोमिनोज का सर्विस अच्छा नहीं है, ये चीज है ना। सो डिटोरिएशन ऑफ द ब्रांड और द गुडविल बहुत ज्यादा हाई है, मतलब स्टेक पर आ सकता है अगर आपके जो फ्रेंचाइजीज जो हैं आपके स्टोर का नाम मेंटेन नहीं कर पाए तो। सेकेंड, अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी के लिए क्या आपके डिसएडवांटेजेस हैं, कैन एनीवन टेल मी व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस फॉर द फ्रेंचाइजी? अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हुए थे क्या मुस्कान पहले क्लास में? मैम आप शॉर्ट में बताई थी, इतना एक्सप्लेन नहीं की थी, बट पॉइंट्स बताई थी। ओके, सो व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस फॉर द फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी के लिए क्या डिसएडवांटेज है? तो सबसे पहली बात है रिजिडनेस, ठीक है। रिजिडनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टोर में जो भी आपका गुड्स है, जो भी अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, so same goods you have to maintain in your store, which I told you, like in the Domino's, if you want to eat Pizza Mania, so you're able to see that is available in each and every store, as well as nothing additional you will get there. मतलब जो भी उनका मेन्यू है ना, स्टैंडर्ड मेन्यू होगा। चेंजेस आएंगे तो कंपनी की तरफ से चेंजेस आएंगे, वही आप मेन्यू में चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर हम पंजाब में डोमिनोज है तो पंजाब का क्या डिश है, जो लोकल एरियाज जो है उनको क्या पसंद है, लोकली वहां के एरिया मतलब उनका डिश क्या, जैसे हमारा है लिट्टी चोखा, तो उनका डिश क्या है, तो उनका अगर छोले कुलचे है, छोले भटूरे है, फिर नान है, कुछ भी अगर ऐसा है तो वो आप अपनी तरफ से ऑर्डर नहीं कर सकते हो। डोमिनोज का पिज्जा आप बेच रहे हो, वहां पर यू कैन नॉट एबल टू satisfy the need of the local customer if they are demanding about those kind of ready to eat food. True? So in short, ये चीज आपको मिलेगा कि rigidness बहुत होगा। Second चीज, you cannot breach the agreement like that. Breach मतलब होता है तोड़ोगे नहीं आप agreement इस सेंस में कि आप कुछ भी उसकी पॉलिसीज को नहीं मान रहे हो, यू आर नॉट फॉलोइंग द पॉलिसीज, तो फिर आपकी टर्मिनेशन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आपका जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट भी किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। तो टर्मिनेशन ऑफ द फ्रेंचाइज कैन बी पॉसिबल if you are not following the rules, policies or provision which is made by the company. तो ये एक सेकेंड डिसएडवांटेज है। थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है? What can be the next disadvantage? बताइए, what can be the disadvantages? प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी कंट्रोलिंग प्राइस पे नहीं हो सकता है, प्रोडक्ट पे नहीं हो सकता है, मेन्यू पे नहीं हो सकता है। कंट्रोल जो है फ्रेंचाइजीज का फ्रेंचाइजर के पास कहीं ना कहीं रहता है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी के बीच में। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, राइट? किसी को कुछ डाउट है इन सारे पॉइंट्स पे जो भी मैंने करवाया? नो मैम, सबको क्लियर है? Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, next let's move toward our today's topic. Turn on your camera everyone. Let's move toward our topic. Turn on your camera.
Turn on your camera, everyone. अब देखो मैं इसके बाद बोलूंगी नहीं, बाहर कर दूंगी क्लास से। कैमरा ऑन करके बैठो सारे बच्चे क्लास में। टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। चलिए, बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना है। अब अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने बोट का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड। आकांक्षा ने भी सुना है, दिव्या, युवराज, स्वर्णिका, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट दिस नेम। इसका मतलब इनकी ब्रांडिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट। अंशु, कल्पना, वेरी गुड। सुमन, सब लोगों ने लगभग सुना है, मतलब नो वन इज देयर हु नेवर हर्ड अबाउट दिस नेम। So boat is basically what they are making. So they are making earphone. Let me tell you that I am using this boat earphone. ये boat का earphone है. See, I am not doing branding and all, but let me tell you about it, that how this brand is very much famous in India. So boat जो है ना, ये एक चीज तुम लोग को पता होगा कि पहले ना मोबाइल फोन के साथ हम लोग को ईयरफोन मिलता था, याद है? मिलता था ना? Yes, ma'am. ईयरफोन मिलता था। Yes, और मैं बताती हूँ, वायर वाला वो ईयरफोन आता था उस टाइम पे। और कलर कॉम्बिनेशन भी मैं बताती हूँ आपको। सैमसंग के साथ व्हाइट मिलता था, नोकिया के साथ ब्लैक मिलता था। उनका यही अप्रोच होता था। नोकिया ब्लैक बेचती थी ईयरफोन अपने फोन के साथ, और फिर सैमसंग व्हाइट। अब ये जो फेज था, मतलब आपका जो मोबाइल का इवोल्यूशन, मतलब एक बोलते थे ना कि इवोल्यूशन एक तरीके से तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन इंडिया में जो एक होता है ना कि प्रॉपरली जो, क्या बोल सकते हैं इस टर्म को, क्रांति जो आई थी मोबाइल की, वो तो आप लोगों को पता है 2005 से लेके लगभग 2012-15 तक वो आती रही, नई नई ब्रांड्स एंड ऑल। तो धीरे धीरे व्हाट हैपेंड कि जो मोबाइल कंपनीज बेचती थी अपनी ईयरफोन को, दे स्टॉप दिस अप्रोच। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंद कर दिया सेल करना, क्या चीज को, ईयरफोन। ठीक है, तो उन्होंने ईयरफोन देना बंद कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं इनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गया उन ब्रांड्स के लिए जो अपने ईयरफोन और म्यूजिक सिस्टम को लाना चाहते थे। ठीक है, तो आप लोग में से कितने लोगों ने स्कल कैंडी और JBL का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू? स्कल कैंडी और JBL का नाम सुना है? तो आकांक्षा ने सुना है, सुमन, स्वर्णिका। तो मैं आपको बताती हूँ, JBL और स्कल कैंडी जो है वो बहुत ही रिनाउंड है अपनी ईयरफोन्स के लिए, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, Yes, ma'am. है ना? और इसके ना, जब मैं बताती हूँ, जब आपका सैमसंग, फिलिप्स, रेडमी, ये सब जो है, इनके ईयरफोन्स का जो रेंज होता है ना, ये बहुत ही एवरेज होता है, 200, 300, 400, 500 तक मिल जाता है। जब JBL आता था ना, उसका मुझे याद है, जब मैंने फर्स्ट ईयरफोन खरीदा था JBL का, तो वो मुझे पड़ा था 999 का, मतलब 1000 रुपीज के अराउंड का। ठीक है, तो उनका वायर वाला ईयरफोन इतना एक्सपेंसिव था, सोच के देखो। तो उस समय ये इनका अपना चल रहा था सिस्टम, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, मतलब ये जो सैमसंग, ये सब जो थे ना, ये ईयरफोन भी बनाते थे, मोबाइल भी बनाते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बनाते। अब इधर हम देखें ना, तो JBL और स्कल कैंडी ऐसे थे जो सिर्फ ईयरफोन और स्पीकर्स बनाते थे। तो बोट ने क्या देखा कि स्कल कैंडी और JBL का प्राइस एक्सपेंसिव है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो परचेज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। और ब्लूटूथ का तो आज भी उनका हेडफोन एक्सपेंसिव है। तो बोट भाई अपने ईयरफोन को लेकर आया, ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त की, एंडोर्समेंट कराया सेलिब्रिटीज से, नेहा कक्कर से, कुछ क्रिकेटर्स को भी यूज किया इन्होंने, हार्दिक पांड्या एंड ऑल को। बोट की जबरदस्त ब्रांडिंग कराई, और आज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड सबसे ज्यादा ईयरफोन सेल होने वाली कंपनी है आपकी बोट, है ना? तो बोट का ये पूरी कहानी है, पता है कि 2016 में बोट आई, और आज सब लोग लगभग बोट के बारे में जानते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि द नेम व्हाट दे यूज ना, इट इज अ वेरी कॉमन नेम। सही बात है ना? जो इनका नाम है ये बहुत सिंपल नहीं है। द नेम इज वेरी सिंपल, इट इज इजी टू प्रोनाउंस एंड इट इज इजी टू रिटेन। तो तीनों चीज है इसमें, है ना? लेकिन वही मैं JBL और स्कल कैंडी के बारे में बोलूं, तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट दैट नेम। तो इसी वजह से आपका जो बोट है, इसका नाम और इसका जो स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी था, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बोट अभी हम लोग देखते हैं, जैसे मैं भी हमेशा जब भी जाती हूँ कहीं पर भी, तो मेरे ये गले पे ये
एक हैंग करता रहता है ये ईयरफोन। तो आजकल ना ईयरफोन इज यूजेबल कम है, वो वियरेबल ज्यादा हो गया, सही बात है ना। दैट इज यूजेबल से हम लोग वियरेबल की तरफ मूव कर गए कि ईयरफोन अब हमारी ना नेसेसिटी हो गई है। जब से इंटरनेट का कॉस्ट कम हुआ है, अब हम लोग मूवीज जो है वो भी मोबाइल पे देखना शुरू कर दिया। अब हम लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आप देख ही रहे हो कितने सारे हैं, देयर इज Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर, मल्टीपल ओटीटी, डिस्कवरी, सब ओटीटी आ चुका है। हमें ईयरफोन्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हमारी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब जैसे घर पे हैं तो घर पे बैठे हैं तो अपने आप को मूवी देखनी है, पूरे घर को तो नहीं देखनी, तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज ईयरफोन टू कंट्रोल द वॉइस एंड द साउंड, राइट। तो ईयरफोन जो है ना आजकल इसका ट्रेंड कैसा है, द पीपल इज लेस यूजेबल तो वो है ही, लेकिन वेयरेबल भी बन चुका है ना। तो बोट एक सिंपल नाम और ये एक लीडिंग प्लेयर बन गया। और अभी मैं बताऊं 2020 में दे गॉट द अवार्ड फॉर द 5th लार्जेस्ट वेयरेबल ब्रांड ग्लोबली, ठीक है। उसके अलावा लेट मी टेल यू अबाउट सम कंपनी हाइलाइट्स। तो इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, सेक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन का है, फाउंडर 2 पर्सन है, समीर मेहता एंड अमन गुप्ता। तो आई नो कि आप लोग अमन गुप्ता के बारे में तो जानते होंगे, जानते हैं ना। फाउंड कब किया गया है, 2016 में, और इसका रेवेन्यू आपका जो 2021 का है वो लगभग 206.07 मिलियन रहा है आपका, मिलियन डॉलर रहा है आपका, ये 2021 का इसका रेवेन्यू है। बोट जो है एक इंडियन कंपनी है, बहुत लोग कोई चाइनीज कंपनी लग रही थी स्टार्टिंग में, नो इट्स अ इंडियन कंपनी, इट्स एन इंडियन कंपनी, ऑलवेज रिमेंबर इट। एंड ये किस टाइप के प्रोडक्ट डील करते हैं, तो दे आर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक वायरलेस स्पीकर्स, दे हैव एयरपॉड्स, ईयरबड्स जिसको हम कहते हैं, दे हैव, अब ईयरबड वो मत सोच लेना, ईयरबड्स जो छोटे वाले साइज के होते हैं ईयरबड्स, तो ईयरबड्स या एयरपॉड्स इनके पास है। दे हैव अ वायर्ड एंड वायरलेस हेडफोन एंड ईयरफोन्स। अब इनके पास ना वायरलेस भी है, यानी ब्लूटूथ से चलने वाले ईयरफोन भी है, और वायर्ड वाले भी हैं। उसके अलावा इनके पास कुछ केबल्स वगैरह भी आजकल बोट के आने शुरू हो गए हैं, और इनके पास ना वो भी है, स्पीकर्स है, ठीक है। तो इनके स्टार्टअप स्टोरी को देखते हैं कि जो फाउंडर्स है, इन्होंने एक लाइफस्टाइल ब्रांड और एक मार्केट में यूथ को सबसे ज्यादा टारगेट किया। वो समझ गया, मतलब दिस कंपनी, द फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी, दे अंडरस्टैंड दैट जो नया फेज आने वाला है, जो नई जनरेशन है ना, वो बिल्कुल गैजेट पे डिपेंडेंट होने वाली है, ठीक है। तो इसी वजह से दे बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस बोट ब्रांड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं भी बात करूं तो दे हैव रैपिडली, इनके कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लगभग 8 लाख कस्टमर को ये सर्व कर चुके हैं 2020 में। और इनका कैपिटल जो है दैट इज अराउंड 30, मतलब समझ रहे हो, इट्स अ 30 लाख केम फ्रॉम द फाउंडर्स। मतलब 30 लाख जो है इनको बूटस्ट्रैप के थ्रू, जब कोई स्टार्टअप करता है ना, याद रखिएगा, जब कोई स्टार्टअप करता है तो वो ना पैसे लेता है किसी से, पर्सन से। जैसे मान लो मैं कोई कंपनी शुरू कर रही हूँ, मेरे पास एक बार में तो इतना फंड होगा नहीं, चाहे मैं पर्सनल सेविंग्स लगाऊं या कुछ भी लगाऊं, तो बूटस्ट्रैप करके ना हम पैसे लेते हैं कैपिटल के लिए, ठीक है। तो 30 लाख का कैपिटल से, मतलब दे स्टार्टेड, कितने रुपए से इन्होंने शुरू किया, 30 लाख रुपए से। तो बोट के फाउंडर्स और ओनर्स की बात करते हैं, मतलब दिस कंपनी वो स्टार्टेड ओनली विद 30 लाख रुपीज, और अभी आप सोचिए मिलियन बिलियन पे पहुंच चुका है, मतलब बिलियन पे है अभी ये कंपनी। So this 2 person is the founder. One is Aman Gupta, who is wearing this T-shirt in which there is a line plug into Nirvana, and this person is Sameer Mehta. So these 2 person are the founder. Sameer Mehta जो है, he is a CPU Chief Processing जो आपका ऑफिसर है बोट के, और ये पहले बहुत सारी जगह पे इन्होंने काम किया। इनकी पढ़ाई जो है वो सेंट जेवियर स्कूल से हुई है, मुंबई से, और बाद में इन्होंने कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज से बैचलर डिग्री मतलब लिया है। सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई हुई है, बाद में इन्होंने कॉमर्स में बेसिकली ग्रेजुएशन किया हुआ है। एंड समीर जो है वो उन्होंने को फाउंड किया, मतलब ही इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मतलब एक मार्केटिंग की कंपनी के भी को फाउंडर हैं। अमन गुप्ता जो है, he is a founder and CMO मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है ये बोट के। एंड इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कहाँ से की है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन
एंड लेटर ऑन ही बेसिकली वांट टू जॉइन द चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी, ये चाहते थे बनना, ये बेसिकली ऑडिटर मतलब सीए बनना चाहते थे ये। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे आईसीआई के थ्रू भी करना चाहते थे, लेकिन अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं की है। और उसके बाद में इन्होंने सीए को छोड़ करके ये चले गए एमबीए की तरफ, और इन्होंने जनरल मैनेजमेंट में एमबीए किया है केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी पढ़ाई हुई। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ अमन गुप्ता के बारे में, कि इन्होंने जो पहले काम किया, पता है कहाँ काम किया इन्होंने? जेबीएल में काम किया इन्होंने, जेबीएल हारमन में इन्होंने पहले काम कर लिया है। कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस जो है उनका वहां से भी इनके एंटरप्रेन्योर करियर के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका ओनरशिप का क्या सिचुएशन है और इनके पास एम्प्लॉइज कितने हैं। तो दे हैव एम्प्लॉइज बिटवीन 200 to 500, मतलब अच्छे खासे एम्प्लॉइज है इनके पास, 200 से 500 एम्प्लॉइज हैं। ओनरशिप की बात करती हूँ। अच्छा, तुम लोगों में से कितने लोग हैं जिनको शेयर्स के बारे में पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी, पता है? शेयर्स इक्विटी पता है ना? शेयर्स क्या होता है? कुछ पता है सबको? शेयर्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है? क्लास, एनीवन? देखो कोई कंपनी है, जैसे मान लो मैंने एक कंपनी शुरू की, और ये जो कंपनी है इसको स्टार्ट करने के लिए आई इन्वेस्टेड 30 लाख रुपीज। अब ये 30 लाख रुपए की जो कंपनी है ना, अब इसको मैंने 1 साल जैसे रन किया, और उसके बाद मैंने देखा कि मैंने इससे 3 करोड़ रुपए कमा लिए। जब मैंने इसे 3 करोड़ रुपए कमा लिया ना, तो एक कंपनी का वैल्यूएशन हम रेडी कर सकते हैं कि जो कंपनी है वो मेरी 30 करोड़ की है। तो ये 30 करोड़ के हिसाब से हम लोगों ने 100 शेयर्स को इसमें डिवाइड कर दिया। तो पर शेयर कितने का होगा? पर शेयर कितने का होगा? 3 लाख। वेरी गुड। तो पर शेयर जो होगा दैट इज ऑफ 3 लाख रुपीज। तो इसका मतलब अगर 5 शेयर परचेज कर ले तो कितना लाख रुपए देना पड़ेगा? 15 लाख। 5 शेयर 15 लाख। तो दिस इज नोन एज इक्विटी और शेयर्स। तो यहाँ पर जो आपके बोर्ड का स्टेक है, यानी जो शेयर्स है, वो वॉबर्ग एक कंपनी है उसके पास है, जिसके पास मेजॉरिटी शेयर्स है कंपनी का, दैट इज 36.2% शेयर वॉबर्ग के पास है, क्योंकि उन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प किया है। और जो दोनों को फाउंडर्स है ना, अमन गुप्ता और समीर मेहता, इन दोनों के पास 28.1% शेयर है। तो 28 दैट इज 56.2% शेयर दे हैव, राइट? उसके अलावा और भी बहुत सारे इनके जो वेंचर्स और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इनके कुछ शेयर्स है, जैसे 2.6%, 3.7%, 1.3% किसी के पास है। तो लाइक दिस, लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बोट नेम, टैगलाइन एंड लोगो। तो इनका टैगलाइन क्या है? दैट इज प्लग इनटू निर्वाणा। और आप लोगों को जैसे मैं ये ऑन करती हूँ ना, जैसी वैसी एक लाइन ये अपने आप ऑटोमेटेड इसमें वॉइस आता है, दैट इज प्लग इनटू निर्वाणा। तो इनका टैगलाइन है कंपनी का, प्लग इनटू निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब होता है दैट इज अ कंप्लीट फ्रीडम एंड पीस। ठीक है, so it's a way of energizing the person whenever you are using the earphone and when you are able to hear that line. So this line it means that it is related with the peace and freedom. ठीक है, so ये extended to the audio files of the country and other users, ताकि लोग जो हैं ये बाकी कंट्री के लोग भी इस टर्म को सुन पाए, इसी वजह से। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनका लोगो तो हमें पता ही है, दैट इज बोट, एंड हियर वी आर एबल टू सी अ बोट। बोट के बारे में मतलब बोट का थोड़ा सा हमें इसका एक मिनट, लोगो देखिए, इसके लोगो में ही आपको बोट दिख रहा है। ये कहाँ पर बोट है? बोट कहाँ पर दिख रहा है? बोट के नाम में ए में बोट दिख रहा है, तो दैट इज अ बेसिकली बोट लोगो। सो दे डिजाइन्ड a very creative and very simple, and the very simple name is something which is helpful for the people to retain, and it is somehow helpful for increasing the customers. What basically boat did, what is the model of boat? That is D2C model. अब D2C model क्या होता है? That is direct to consumer model. तो बोट ने ना ये नहीं कोशिश किया कि भाई मैं जाऊं छोटे छोटे रिटेलर के पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले रिटेलर्स के पास, और वहां जा जाके अपनी ईयरफोन्स को बेचूं। कोई नहीं खरीदेगा। I am giving the guarantee whenever you just want to make something big, or if you just want to establish a brand, never try to approach, first of all, what kind of product you are dealing with, that is important,
एंड बोट जो था ना वो अपने आप को वहां नहीं रख रहा था जहां पर आपके सैमसंग के ईयरफोन है, जहां पर आपके रेडमी का ईयरफोन है. दे वांट टू पुट देमसेल्फ इन दैट सेक्टर वेयर देयर इज अ स्कल कैंडी एंड JBL, राइट. सो इनका पहला जो स्ट्रैटेजी था कि इन्होंने कस्टमर के ऊपर बहुत फोकस किया, एक्सट्रीम. ठीक है. और इनका 3 स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन्होंने क्या यूज किया. पहली बात तो कंज्यूमर की नीड क्या है. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे डिमांडेड, कंज्यूमर का डिजायर एज वेल एज कंज्यूमर का बिहेवियर. तो इन तीनों चीजों पे इन्होंने फोकस किया है. लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग कि हम लोग जब भी आप किसी भी ईयरफोन को देखिए जो कन्वेंशनल ईयरफोन्स है, उसके कलर कौन से अवेलेबल होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना. अभी आप बोट के ईयरफोन्स को उठा के देखिए, कितने सारे कलर्स में, फंकी लुक्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स में दैट इज अवेलेबल, राइट. तो इन्होंने ना कंज्यूमर के डिजाइन, मतलब कंज्यूमर की नीड को समझते हुए दे बेसिकली प्रोवाइडेड अ ड्यूरेबल earphone as well as they have a multiple color varieties and they have a wired earphone as well. अब the question is that why? Because nowadays the people, अब तो मोबाइल में भी आपके ईयरफोन लगाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. तो ये वायर्ड ईयरफोन अभी भी क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि वायर्ड ईयरफोन जो है ना, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बैटरी एंड यू डोंट नीड टू चार्ज इट. तो कभी भी जरूरत है यू कैन यूज दैट ईयरफोन, बट दैट सेम थिंग इज नॉट विद द ब्लूटूथ. So still Indian consumers are demanding that earphone of wire वाला earphone, right? So यहाँ पर इन्होंने अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पहले तो इनका रिसर्च बहुत तगड़ा था, जो मैंने आपको बताया, the research they did in that thing on consumers, they focus their total model जो था उनका D2C था, direct to consumers. So because of that only they use Flipkart and Amazon a lot. तो इनका बोट का जो प्रोडक्ट था ना वो Amazon और Flipkart पे सबसे पहले आया. इन्होंने कुछ रिटेल को पकड़ा, मैं ये बता रही हूँ. दे बेसिकली स्टार्टेड सेलिंग ऑफलाइन भी, उन्होंने प्रोडक्ट को सेल करना किया. और अभी तुम चले जाओ आदित्य विजन में, तो आदित्य विजन जिप में आपको बोट का मिल जाएगा, ईयरफोन वगैरह मिल जाता है ना, मिल जाता है या नहीं? yes, मिल जाता है. तो इन्होंने पहले तो क्या किया, इन्होंने क्रोमा को पकड़ा. क्रोमा जो है ना इंडिया में, मतलब पटना में नहीं है, इंडिया में ये दिल्ली वगैरह में है. तो क्रोमा में इन्होंने सेल करना शुरू किया. अभी आदित्य विजन में भी इन्होंने सेल करना शुरू किया है. तो बेसिकली दूज स्पेशलिटी स्टोर विच इज डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ऑफ द मल्टीपल ब्रांड्स, देयर दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट. एंड सबसे ज्यादा इनका जो कस्टमर है ना दैट इज ऑनलाइन. उसके अलावा एक और चीज कि इन्होंने बहुत सारी चीजों पे फोकस किया. ऑडियो, सबसे पहले तो कस्टमर पे फोकस किया, मैंने बताया कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच को लेकर चला उन्होंने. इम्प्रोवाइजेशन और इनोवेशन के ऊपर पूरा बेस्ड है. लाइफस्टाइल ब्रांड है, ब्यूटीफुल कलर्स में अवेलेबल है, कस्टमर को टारगेट करता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट का ऑप्शन है. डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि दे आर यूजिंग द ऑनलाइन मार्केटिंग अप्रोच अ लॉट. दे आर यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग द प्रमोशनल थिंग, राइट. तो प्रमोशन के लिए भी इन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया डिजिटल मार्केट, डिजिटल मीडिया यानी सोशल मीडिया ही दे यूज अ लॉट. फेसबुक पे बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया है. देयर इज अ होल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंडिंग एंड इन्वेस्टर्स ऑफ द बोट. इसका ग्रोथ और रेवेन्यू में बताया कि सबसे ज्यादा इन्होंने मिंत्रा, अमेजॉन, जिबोंग तो खैर दैट इज नाउ इट्स नॉट अवेलेबल, इट इज बेसिकली टेकन बाय द फ्लिपकार्ट आई गेस. और फ्लिपकार्ट ये सब पे इन्होंने सेल करना शुरू किया. एंड इट केम इन 2016. इसका ये देख लीजिए सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो सबसे ज्यादा इसका ईयरफोन और हेडफोन से आता है. तो हेडफोन और ईयरफोन से सबसे ज्यादा रेवेन्यू है. वायरलेस स्पीकर से भी है, और वायर्ड ईयरफोन और हेडफोन से थोड़ा कम है कंपैरेटिवली टू ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स ऑफ वायरलेस. उसके अलावा इनका लगभग हर साल आप देख सकते हो ग्रोथ कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. अभी स्टार्टअप चैलेंज क्या है इनके लिए, तो मैं बता दूं कि जब इन्होंने मतलब जब इन्होंने फंडिंग स्टार्ट किया था उस समय इनको फंड के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी. तो इन्होंने क्या किया ना, बहुत ज्यादा स्टेक दे करके इन्होंने दे टुक द मनी इन्वेस्टमेंट. अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, यू आर एबल टू सी दैट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन देख सकते हैं. ब्रांड नंबर 1 ब्रांड फॉर ट्रूली वायरलेस एंड ईयरफोन इन इंडिया 2020 में इनको अवार्ड मिला है. आईपीएल को भी इन्होंने बोस्ट ऑफ बीइंग ऑफ ऑफिशियल ऑडियो पार्टनर रहा है बोट.
फिर उन्हें दलजीत दोसांझ, जैकलिन फर्नांडिस, आपकी नेहा कक्कड़, हार्दिक पांड्या जैसे सेलिब्रिटीज को दे यूज फॉर देयर एंडोर्समेंट एंड स्पॉन्सरशिप तो नहीं कहूंगे, एंडोर्समेंट के लिए। अच्छा, बोट का कॉम्पिटिटर्स कौन है? अभी फिलहाल जो बोट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है दैट इज गो नॉइज एंड नीवी। तो गो नॉइज जो है वो अभी उसका हेडक्वार्टर है, इट इज इन गुड़गांव हरियाणा, और ये फाउंड हुआ है 2014 में। और ये गो नॉइज इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर ऑफ द बोट। एंड नीवी जो है ये अभी 2015 में इसको भी फाउंड किया गया है, मतलब ये बोट से दोनों पहले कंपनीज आई थी। So Mevi is one of the biggest rival of boat as well. So they are also basically operating in the electronic equipment industry. Skull Candy, I told you about it, and JBL Harman, that is also one of the competitor of this company. Okay, so anyone have any doubt or any question is from this company, boat? कुछ पूछना चाहते हो? Seriously, आप लोग में से किसी ने भी recognize नहीं किया this person को? इस person को किसी ने भी recognize नहीं किया? No, ma'am. Okay, so I guess this point, this success is clear. In the next class, what we are going to do, next class में हम लोग ना एक कंपनी उठाते हैं जो कंपनी प्रॉफिटेबल थी और उसके वो कंपनी खत्म हो गई। So we'll do the case study of Nokia. Nokia के बारे में देखते हैं कि वो कैसे पहले one of the reliable brand रही है इंडिया में, और अब कैसे उसका मार्केट बिल्कुल डाउन हो चुका है। What is the reason? क्योंकि हमने सक्सेस स्टोरी तो बहुत सारी देख ली, बट देयर आर सम फेलियर स्टोरीज फ्रॉम व्हिच वी आर एबल टू गेट द एक्सपीरियंस, फ्रॉम व्हिच वी आर एबल टू लर्न समथिंग न्यू, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट। नोकिया के बारे में करेंगे। Anyone have any doubt in the franchise, franchising, franchisor, franchisee? Anyone have any doubt in this topic? No, ma'am. Okay, but the time is left, so we can do something else in the class. चलिए, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द फ्रेंचाइजेस। बहुत सारे फ्रेंचाइज के फॉर्म है। मैंने बताया था आपको कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्रेंचाइज मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रेंचाइज मिलता है। तो यहाँ पर वही टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजेस हम करेंगे। तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशनशिप फ्रेंचाइज, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो फ्रेंचाइज है ना, यहाँ पर जो फ्रेंचाइजर है, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पर जो आपके फ्रेंचाइजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप से तो नाम से पता लग गया होगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। डिस्ट्रीब्यूशनशिप वाले फ्रेंचाइज में क्या होगा कि जो आपके फ्रेंचाइजर हैं, फ्रेंचाइजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोडक्ट, लाइसेंस एंड लाइसेंस और रिटेल फ्रेंचाइजी टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द पब्लिक। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन शिप फ्रेंचाइज ना आपकी मॉन्जिनीज, दे आर आल्सो यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर ना क्या होता है कि मुझे ऐसे सुनने में आया, मैं कभी विजिट मैंने नहीं किया, बट आई हर्ड अबाउट दिस, कि क्या होता है ना कि वो मॉन्जिनीज का कोई फैक्ट्री है, दे आर मेकिंग दैट प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री, नाउ दे आर सेंडिंग इट टू द मल्टीपल रिटेल आउटलेट, जो भी मॉन्जिनीज के रिटेल आउटलेट है उनको देती है ताकि कस्टमर को सेल कर पाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रेंचाइज होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम आपको नहीं मिलता है एज अ फ्रेंचाइजी। अगर आप इसका फ्रेंचाइज खरीदोगे तो आपको इसको बनाना नहीं है, बस आपको इसको सेल करना है। क्या करना है आपको? इसको सेल। क्या करना है? सेल कर, सिर्फ सेल करना है, बनाना नहीं है। लेकिन डोमिनोज वाले में मैन्युफैक्चरिंग का भी लाइसेंस है, तभी आप बनाते भी हैं। वो जो आपकी सेम जो टीम है आपके पास एम्प्लॉइज, वो बनाते भी हैं पिज्जा और वो प्रोवाइड भी करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पर्सन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, that person is not going to manufacture it, but the only work is to distribute or provide it to the customer, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज। ये क्या है? यहाँ जो फ्रेंचाइजर है दैट प्रोवाइड्स सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस टू द फ्रेंचाइजी। दिव्या पूछा था ना आपने क्वेश्चन सीक्रेट वाला, कोई बच्चा था ना मुझसे पूछ रहा था कि मैम सीक्रेट जो होता है बिजनेस का वो कैसे दे सकते हैं, जो डिसएडवांटेज में बच्चा बता रहा था। पूछी थी। हाँ, स्वर्णिका। यस मैम।
तो यहाँ पर ये पॉइंट समझिए कि यहाँ पर जो टाइप ऑफ फ्रेंचाइज है दैट इज प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज। यहाँ पर फ्रेंचाइजर जो है ना अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताता है, लेकिन सीक्रेट फॉर्मूला आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करोगे, क्योंकि अब तो आप उसके पार्ट बन गए ना, अब आप उसकी कंपनी के पार्ट हो एक तरीके से, तो अब आप भी नहीं करोगे डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो फ्रेंचाइजर जो है वो सीक्रेट फॉर्मूला बताता है, प्रोसेस बताता है फ्रेंचाइजी को, और फ्रेंचाइजी जो है वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेल को, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने रिटेल। अगर उसके भी अंडर में कोई रिटेलर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले सेल्स में क्या होगा ना कि आपको मैन्युफैक्चरिंग राइट मिलेगा, या तो मैन्युफैक्चर करके खुद से सेल करो उसको, जैसे डोमिनोज करता है, खुद ही मैन्युफैक्चर खुद ही करता है, या तो खुद मैन्युफैक्चर करो कंपनी का फ्रेंचाइज लेकर के और सेल किसी और से करो, तो दैट इज टोटली योर कॉल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चेन स्टाइल फ्रेंचाइज। अब चेन स्टाइल फ्रेंचाइज में क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजर है वो लाइसेंस देगा और फ्रेंचाइजी को and to make and sell its product or distribute services to the public from the retail outlet serving an exclusive territory। जो मैंने वो बताया डोमिनोज इसमें आएगा चेन स्टाइल फ्रेंचाइज में। बहुत सारी फार्मा की जो कंपनीज है ना वो प्लांट फ्रेंचाइज का देती है कि आप मेडिसिन को बना सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, फिर सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 3 तरीके के फ्रेंचाइज के बारे में हम लोगों ने सुना। एक और टाइप का फ्रेंचाइज है दैट इज एरिया फ्रेंचाइज। अब यहाँ जो फ्रेंचाइजर है वो क्या करेगा, फ्रेंचाइजी को ऑथराइज कर देगा टू नेगोशिएट एंड सेल देयर फ्रेंचाइजेस ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंचाइजर। मतलब फ्रेंचाइजर जो है ना वो अपने एक एरिया में कुछ लोगों को, कुछ रिटेल को स्टार्ट कराएगा, और वो क्या करेगा ना, दे आर गोइंग टू डील विद द फ्रेंचाइजी, मतलब फ्रेंचाइजी के साथ डील करेंगे कि भाई कितने में आप लीजिएगा, निगोशिएशन करेंगे ये, ठीक है। तो इसको ना वेरियस फॉर्म्स ऑफ जो आपके फ्रेंचाइजर्स, इसको हम लोग फिर से एक बार कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, ताकि एक बार क्लियर हो जाए। और यहाँ पर कुछ और भी टॉपिक्स है जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज टू द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, फॉर्म्स ऑफ द फ्रेंचाइज फी, उसके अलावा लाइसेंस एंड ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क जो बहुत जरूरी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और रेमेडी। चलिए, तो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चलो मुझे एक एक बच्चा बताओ, पहला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंचाइज क्या होता है? एनीवन? डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंचाइज क्या है? कोई बताओ मुझे, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइज? जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, रिटेल आउटलेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेल करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आकांक्षा? यस मैम। गुड। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज। प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज कौन बताएगा मुझे? चेन स्टाइल फ्रेंचाइज कौन बताएगा? ये तो बताओ, चेन स्टाइल फ्रेंचाइज तो पता होगा, डोमिनोज, इतना सारा एग्जांपल है। प्रोसेसिंग प्लांट फ्रेंचाइज यानी कि जहां पर मशीनरी और अपनी आप सीक्रेट बता रहे हो ताकि कोई पर्सन उसको बनाए और सेल करे। चलो ठीक है, यहाँ से फिर से कवर करेंगे एक बार क्लास में, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।